हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के हर लाइन हर वर्ड को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। जहाँ पे जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड किया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंडिकेट करेगा, और जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है वो इम्पॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम को। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय वाइटेकर, वेयर इन ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में। इन दिस चैप्टर वी विल डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन प्लांट किंगडम पॉपुलरली नोन एज किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके वो समय के साथ चेंज हुआ है। इस बात को हमें यहाँ पे स्ट्रेस देना पड़ेगा कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो समय के साथ चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? लिनियस का जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सेल वाल की बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसमें सेल वाल पाया जा रहा है तो वो प्लांटी में, चाहे वो भले ही एल्गी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, कोई भी हो, अगर उसमें सेल वाल है तो उसको प्लांट किंगडम में रख दिया जाता था। लेकिन आज क्राइटेरिया उसकी चेंज हो गई है, आज प्लांट किंगडम की क्राइटेरिया चेंज हो गई है। तो चलिए देखते हैं क्या एनसीईआरटी में लिखा है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। हमें इस बात पे स्ट्रेस देना होगा कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेके वो समय के साथ चेंज हुए। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल now been excluded from plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom। यानी कि फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा इन सब के पास सेल वाल थी, लेकिन फिर भी इसको किंगडम प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया इन सबको। लेकिन ये सब अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी किंगडम में ही रखे गए थे। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रेन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, वो एल्गी नहीं है। इसके पास भी सेलवाल होता है और ये किंगडम प्लांटी में इंक्लूडेड किया गया था, लेकिन अब ये भी एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि ये मोनेरा किंगडम का एक मेंबर है। वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट के अंदर हम लोग इन 5 को पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग मेनली एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves। यानी कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही कंसीडर कर रहा था। केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था। जैसे कि वो कैरेक्टर क्या थे? हैबिट, यानी कि प्लांट ट्री है कि श्रब्स है कि हर्ब्स है, और प्लांट का कलर कैसा है, और उसमें कितने नंबर में और किस तरह की किस शेप की लीव्स हैं। यानी कि केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ही अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। यानी कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और या तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ। और इस तरह का सिस्टम लीनियस ने दिया था। सच टाइप ऑफ सिस्टम गिवन बाय लीनियस, और सच सिस्टम और आर्टिफिशियल, और ये जो सिस्टम दिए गए थे जो कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे थे, ऐसे सिस्टम को बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन आया था कि
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो उसका आंसर है लीनियस, कैरलस लीनियस। और दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कुछ ही कैरेक्टर्स को केवल मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो यानी कि ये बहुत कम ही कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है, इसीलिए ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये इसका एक और ड्रॉबैक है कि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ और सेक्सुअल कैरेक्टर इन दोनों को इक्वल वैल्यू दे देता है ये, और दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंस वी नो, जो कि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर ईजिली अफेक्टेड, वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट से, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया जिसको जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया, यानी कि बेंथम और हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वहाँ पे कुछ ही कैरेक्टर कंसीडर किए गए थे, लेकिन यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स यानी कि ज़्यादा कैरेक्टर कंसीडर किए जाएंगे, और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? बेंथम और हुकर। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, चलिए पढ़ते हैं। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसके अगेंस्ट में? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, जहाँ पे कुछ सिस्टम मतलब बहुत कम कैरेक्टर कंसीडर किया गया था, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर किया गया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ज़्यादा कैरेक्टर कंसीडर किए जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट कंसीडर किए जाएंगे, और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, ये नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड होता है। एंड कंसीडर, और क्या क्या कंसीडर करता है? नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, केवल ये एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स भी इंक्लूड करता है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, और इस तरह का क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के लिए इस तरह का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेंथम और हुकर ने प्रपोज दिया। एट प्रेजेंट, इस समय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। इस समय जो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड हो। This assumes that organism belongs to same taxa have a common ancestor, यानी कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये क्या एज्यूम करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा के होंगे, सेम टेक्सा का मतलब होता है सेम रैंक या सेम कैटेगरी, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज का है या तो सेम जीनस का है, दो ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों या तो सेम स्पीसीज के हैं या तो सेम जीनस के हैं, तो ये पक्का है कि वो उनका एंसेस्टर जो होगा, उनके जो पूर्वज होंगे वो एक ही होंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा या सेम रैंक या सेम कैटेगरी हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके टेक्सा सेम होंगे उनके एंसेस्टर भी कॉमन होंगे, एक ही होंगे। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। हम लोग अब इसके अलावा बहुत जगहों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि जो क्लासिफिकेशन में डिफ़िकल्टी है वो रिज़ॉल्व हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, और ये और अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, जब कोई भी फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट ना हो। जब कोई भी फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट नहीं होगा तब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी, ये सब और ज़्यादा हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट जब कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ और उसके बारे में कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो किस बेसिस पे उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, किस क्लास में उसको रखा जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी की हेल्प से इसको
रिजॉल्व करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्राइटेरिया, ये क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया और अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब कोई भी फॉसिल एविडेंस हमें नहीं मिलता है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो बहुत आसानी से यूज की जाती है। इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है और इस कंप्यूटर में सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड रहते हैं। सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हमें ऑब्जर्व किए जा सकते हैं सब के सब इसमें इंक्लूड किए गए रहते हैं। और नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर देन प्रोसीडेड। यानी कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है और सारे कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया रहता है। और जितने भी कैरेक्टर हैं उनको एक नंबर और एक कोड में असाइन कर दिया गया रहता है। यानी कि मान लीजिए सेल वॉल है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है तो उसके लिए कोड दिया रहेगा। सेल वॉल अगर काइटिन का बना है तो उसके लिए कोड, मतलब हर एक कैरेक्टर को वहाँ पे अलग अलग कोड दिया रहेगा और अलग अलग नंबर दिया रहेगा। और उसके बाद डेटा को प्रोसीड करवा दिया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर फॉसिल मिला, कोई भी अगर नई स्पीसीज की डिस्कवरी हुई, नया भी कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की वजह से बहुत ही आसानी से उसके बारे में उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। यानी कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसमें सारे कैरेक्टर्स को सेम इम्पॉर्टेंस दिया गया और यहाँ पे एक ही समय में 100 ऑफ कैरेक्टर एक साथ कंसीडर किए जा सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है। इनकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, एक ही साथ बहुत सारे कैरेक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऐसा टैक्सोनॉमी जो कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे बेस्ड हो। कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। किस लिए? टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए। आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो यूज करती है ये आजकल टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा यूज की जाती है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। जो एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गी सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब होता है एल्गी में रूट स्टेम लीफ जैसी कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होगा और इसमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलॉइड। और एल्गी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और लार्जली एक्वेटिक। यानी कि ज़्यादातर एल्गी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये वाटर में पाए जाते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। दे आकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। और ये अदर हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे पाए जा सकते हैं, सॉइल्स पे पाए जा सकते हैं, वुड पे पाए जा सकते हैं। सम ऑफ देम आल्सो आकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसको लाइकेन बोलते हैं। यानी कि एल्गी फंजाई के साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह सकता है। ऐसा अगर एल्गी फंजाई के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लाइकेन। अगर ये एनिमल के साथ रह रहा है तो ये किस पे रहेगा? एक स्लॉथ बेयर पे रहता है, स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो एल्गी का फॉर्म है, यानी कि एल्गी अलग अलग कई फॉर्म्स के एल्गी होते हैं और इनकी साइज़ भी बहुत वेरी करती है। कोई एल्गी बहुत छोटा होगा तो कोई कई मीटर का होगा। तो इनका फॉर्म, एल्गी का फॉर्म और साइज़ बहुत वेरिएबल होता है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉल्वॉक्स। एल्गी जो होते हैं वो कॉलोनियल हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स कैसा है? कॉलोनियल एल्गी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसीलिए ग्रीन से हाईलाइट किया गया है। एंड फिलामेंटस फॉर्म। एल्गी जो है कॉलोनियल हो सकता है, जैसे कि वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस हो सकता है, इसमें फिलामेंट पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा कैसा है? फिलामेंटस है। ए फ्यू ऑफ द मरीन, कुछ मैरीन फॉर्म्स के हो सकते हैं, जैसे कि केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। और ये जो केल्प्स होता है वो बहुत ही विशाल प्लांट बनाता है, बहुत ही बड़ा प्लांट होता है। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज।
द एल्गी रिप्रोड्यूसेस बाई वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एल्गी तीनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है, वेजिटेटिवली कर सकता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। और प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और आया था कि एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो जनरली किस चीज़ का बना होता है। तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मैनेंस का बना होता है। ये एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। द एल्गी रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ये एल्गी वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। और हर एक फ्रेगमेंट एक थैलस में, थैलस मतलब रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई तरह के स्पोर फार्मेशंस के थ्रू होता है, जैसे कि द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स। जो जू स्पोर होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। ये इसमें फ्लैजिला पाई जाती है जू स्पोर्स में, इसीलिए ये मूव कर सकते हैं। और जो मूव कर सकते हैं उसको बोलते हैं मोटाइल। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जर्मिनेट करके ये नए प्लांट बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जो इनमें जो एल्गी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट के फ्यूजन से होती है। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। और ये जो गैमीट हो सकते हैं वो तो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज के हो सकते हैं, यानी कि आइसोगैमस कंडीशन, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। या तो नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, या तो इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, यानी कि ये नॉन मोटाइल होंगे लेकिन सिमिलर साइज के हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइर वगैरह। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए ग्रीन से हाईलाइटेड है। ऐसे एल्गी जो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के होते हैं उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल सिमिलर साइज के होते हैं उसको स्पाइर वगैरह। दो क्वेश्चन यहाँ से आया था कि नेम द एल्गी विच इज फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, तो आंसर होगा यूलोथ्रिक्स। लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, आंसर होगा स्पाइर वगैरह। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस साइज में सिमिलर होंगे तो आइसोगैमस, लेकिन ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस तरह की रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, दो गैमिट्स का फ्यूजन विच इज डिसिमिलर इन साइज, जो कि डिसिमिलर साइज के होंगे, इसको बोलेंगे एन आइसोगैमस। और इसका एग्जांपल है यूडोरीना। इसका एग्जांपल क्या है? यूडोरीना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स फ्यूकस। एन आइसोगैमस का क्या मतलब है? दो अलग अलग साइज के गैमेट्स। आइसोगैमस का क्या मतलब है? सेम साइज का गैमेट्स। और oogamous का क्या मतलब है? दो तरह के गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होगी? लार्ज होगी, बड़ी होगी, इसीलिए स्टेशनरी रहती है, मतलब ये स्टैटिक रहती है, मूव नहीं कर सकती है। यानी कि जो फीमेल गैमेट होगी वो लार्ज होगी और स्टैटिक होगी, और जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। इस तरह के गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं oogamous, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि जो एल्गी होता है वो आदमियों के लिए बहुत तरह से यूजफुल हो सकता है। जैसे एट लीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ पे आधा मतलब आधा जो CO2 फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वो केवल और केवल एल्गी ही अकेले कर देती है। यानी कि आधा CO2 फिक्सेशन, आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एल्गी अकेले ही कर देता है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इसीलिए दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट एनवायरनमेंट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इसीलिए ये अपने सराउंडिंग के, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के
ऑक्सीजन के लेवल को, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस, इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, यानी कि जो एल्गी होते हैं वो एनर्जी रिच कंपाउंड के प्रोड्यूसर होते हैं। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक मैमल्स, यानी कि जितने भी एक्वेटिक मैमल्स हैं, मैमल्स नहीं एनिमल्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए प्राइमरी फूड क्या होता है? प्राइमरी फूड होता है एल्गी। एल्गी को खा के वो सर्वाइव करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी विच यूज एंड फूड, यानी कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम और इन जिनकी 70 स्पीसीज जो कि मैरीन एल्गी की है, जो कि फूड की तरह यूज होती है। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम, इनकी 70 ये जेनरा दे रखा है, लेमिनेरिया, सरगासम और पोरफायरा, और इनकी बहुत सारी स्पीसीज होंगी, यानी कि इनकी 70 स्पीसीज़ जो कि मैरीन एल्गी हैं, ये फूड के रूप में यूज होते हैं। तो फूड के रूप में कौन कौन यूज होते हैं? लैमिनेरिया, पोरफायरा और सरगासम फूड की तरह यूज होते हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, यानी कि कुछ मरीन ब्राउन एल्गी हैं और रेड एल्गी हैं जो कि वाटर होल्डिंग सबस्टांस, जिसको हाइड्रोकोलाइड्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एग्जांपल है एल्गिन जो कि एक ब्राउन एल्गी है, और कैराजिन जो कि एक रेड एल्गी है। विच आर यूज्ड कमर्शियली, जो कि कमर्शियली यूज की जाती है। एल्गिन और कैराजिनिन ये कमर्शियली यूज की जाती है। कैसे? एज ए सबस्टांस ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में, यानी कि वाटर होल्डिंग सबस्टांस के रूप में। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेरिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन की जाती है, और जिसका यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज का प्रिपरेशन करने में। क्लोरेला, एक होता है क्लोरेला, एक होता है स्पिरुलिना। ये दोनों यूनिसेल्युलर एल्गी हैं। ये दोनों कैसे हैं? यूनिसेल्युलर एल्गी हैं। तो क्लोरेला हो गया, और क्लोरेला और यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। जो क्लोरेला होता है वो बहुत यूनिसेल्युलर एल्गी है। एल्गी तो जनरली एल्गी क्या है? ये प्लांट किंगडम, प्लांटी के अंदर है, और हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम है वो मल्टी सेल्युलर होता है। लेकिन जो ये एल्गी हैं क्लोरेला, ये यूनिसेल्युलर हैं और ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसीलिए इनका यूज होता है स्पेस ट्रेवलर्स। इसका यूज कौन करता है? स्पेस ट्रेवलर्स करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। और एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में कन्वर्ट, मतलब इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये नीट 2020 में पूछा था कि क्लोरेला मतलब ट्रू फॉल्स में कि कौन सा ट्रू है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूनिसेल्युलर एल्गी। और ये कैसे यूज होते हैं क्लोरेला और स्पिरुलिना? ये प्रोटीन रिच होते हैं और इसका फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स। क्लोरोफाइसी 2 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, क्लोरो प्लस फाइसी। मतलब ऐसे एल्गी जो कि ग्रीन हो उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी है ये यूनिसेल्युलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ये इनका जो कलर है वो ग्रास ग्रीन हो सकता है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो है वो रोडोफाइसी में भी पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी में भी पाया जाएगा, फियोफाइसी में भी पाया जाएगा। लेकिन क्लोरोफाइसी में ए के साथ बी पाया जाएगा, और क्लोरोफाइसी के बाद आएगा फियोफाइसी, उसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाएगा। और जो रोडोफाइसी है वो उसमें ए और डी पाया जाएगा। तो क्लोरोफाइसी में कलर कैसा होता है? ग्रास ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। और जो इसमें क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होंगे, यानी कि पिगमेंट कहाँ लोकलाइज्ड होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकलाइज्ड होंगे। और इनमें क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिक्यूलेट हो सकता है, यानी कि
नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और कप शेप्ड हो सकता है। और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफाइसी का एक स्पेसिफिक मेंबर शो करता है जिसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट इसमें डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या तो रिबन शेप का हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकता है। कप शेप्ड किस में मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन आर मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं वो उसमें क्या होता है, स्टोरेज बॉडी पाई जाती हैं, एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडी पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं पायरेनॉइड्स। और ये कहाँ, इनका लोकेशन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज़ पाई जाती हैं जिसमें क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पायरेनॉइड्स बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है। और पायरेनॉइड्स है क्या? पायरेनॉइड्स एक तरह का प्रोटीन है जिसको स्टार्च सराउंड की रहती है। यानी कि अंदर प्रोटीन होगा, बाहर से स्टार्च की कवरिंग होगी, यानी कि प्रोटीन इज सराउंडेड बाय स्टार्च, तो उसको क्या बोलेंगे? पायरेनॉइड्स। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यानी कि पायरेनॉइड क्या होती है? प्रोटीन भी होती है और स्टार्च भी होती है। प्रोटीन अंदर होती है, स्टार्च की लेयर इसके ऊपर कवरिंग बनाई रहती है स्टार्च की। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ आयल ड्रॉपलेट। जो क्लोरोफाइसी में कुछ एल्गी ऐसे हो सकते हैं जो कि आयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करें। ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की, इनर सेल्यूलोज, जो ग्रीन एल्गी है उनमें सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होगी और पेक्टोज की, और जो इनर लेयर होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी और जो आउटर लेयर होगी वो पेक्टोज की बनी होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन आर बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा या तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होगा जो कि जू स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगी। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल इन इट। यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो वेरिएशन शो करेगा, सेक्स सेल के टाइप और फॉर्मेशन में वेरिएशन शो करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या शो करेगा? वेरिएशन टाइप में और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल में। और जो यहाँ पे सेक्स सेल हो सकता है वो कैसा हो सकता है? आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है और ऊगैमस हो सकता है। और क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जांपल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, कारा। यानी कि इसको हम लोग याद कर सकते हैं CCSUV से। CCC का मतलब C से क्लेमाइडोमोनास, C से कारा, C से और एक C से क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास हो गया, कारा हो गया, और एक क्लोरेला। यानी कि CCC, CCC से हम लोग क्या? क्लेमाइडोमोनास, कारा और क्लोरेला। और S से स्पायरोगायरा, U से यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स V से। CCSUV क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लोरेला, स्पायरोगायरा, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स। हेलो गाइस, तो चलिए गाइस क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। अरे हम लोग तो क्लोरोफाइसी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी के मेंबर होते हैं वो ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। आर फाउंड इन प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन हैबिटेट्स में। और जो क्लोरोफाइसी थे वो मैरीन में भी पाए जा रहे थे और फ्रेश वाटर में भी पाए जा रहे थे। लेकिन जो फियोफाइसी हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? वो मेनली मरीन हैबिटेट में पाए जाएंगे। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये अपने साइज में और अपने फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी कि अंतर शो करेंगे। ये बहुत छोटे हो सकते हैं, स्मॉल साइज के हो सकते हैं और कई मीटर्स लंबे हो सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एज रिप्रेजेंट्स बाय केल्प्स। यानी कि ये सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म और फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस से लेके बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग, प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग, जैसे कि केल्प्स, इनमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं फियोफाइसी के मेंबर में।
और जो ये केल्प्स होते हैं वो 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। दे पजेस क्लोरोफिल ए और सी, इनमें पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है कैरोटिनॉइड्स होता है और जेंथोफिल। इनमें पिगमेंट्स ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पाया जाता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इनका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के कई शेड में पाया जा सकता है। और इनका जो कलर होगा वो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन। इनका जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें जो जेंथोफिल पिगमेंट है वो कितना है, और जेंथोफिल पिगमेंट को इसमें फ्यूकोजैंथिन बोला गया। यानी कि फ्यूकोजैंथिन क्या है, एक जेंथोफिल पिगमेंट है। तो इनमें जितना जेंथोफिल पिगमेंट होगा उसी के हिसाब से इनका कलर होगा। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसमें फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। यानी कि इनमें जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है, जो कि लेमिनेरिन या मैनिटॉल हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल हैव ए सेल्यूलोजिक वॉल, यानी कि यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है वहाँ पे सेल्यूलोजिक वॉल पाई जाएगी। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाई अ जिलेटिनस कोटिंग ऑन एल्गिन, यानी कि इनके इनर साइड में सेल्यूलोज पाया जाएगा और आउटर कोटिंग क्या होगी, एल्गिन। यानी कि इनकी जो सेल वाल होगी सेल्यूलोज प्लस एल्गिन की बनी होगी। इनर में सेल्यूलोज और आउटर में एल्गिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल वाल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। यानी कि सेल वाल को छोड़ के एक सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होगा उनमें प्लास्टिड के अलावा क्या होगा, एक सेंट्रल में वैक्यूल होगा और एक न्यूक्लियस होगा। यानी कि प्लास्टिड के अलावा इनमें वैक्यूल और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ये होगा फियोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम यानी कि बेस से, सबस्ट्रेटम मतलब बेस से अटैच्ड होती है। किसके थ्रू, होल्ड पास्ट के थ्रू। और इनके पास एक स्टॉक होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें स्टॉक होता है और इसमें स्टाइप होती है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, और इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फ्रॉन्ड। इनमें रूट जो एल्गी होते हैं वो थाइलॉइड होते हैं, यानी कि इनमें रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। रूट स्टेम लीफ नहीं, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जो रूट लाइक होगा उसको होल्ड फास्ट, जो स्टेम लाइक होगा उसको स्टॉक, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, और जो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है। यानी कि इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यानी कि ऐसे जूस्पोर जिसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। दैट आर पीयर शेप्ड, और जो कैसे होंगे, पीयर शेप के होंगे, नाशपाती के शेप के होंगे। एंड हैव 2 अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और इनके पास 2 अनइक्वल साइज के लेटरल साइड में अटैच फ्लैजिला होंगे। यानी कि इनमें जो 2 फ्लैजिला होंगे दोनों अनइक्वल होंगे और लेटरली अटैच्ड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। आइसो का मतलब सेम साइज के होंगे, एनाइसो का मतलब होगा डिसिमिलर साइज के होंगे, ऊगैमस का मतलब होगा ये भी डिसिमिलर साइज के होंगे, लेकिन इनमें मेल जो है मोटाइल होगा, स्मॉलर होगा, और जो फीमेल होगी लार्ज होगी, स्टैटिक होगी। यूनियन ऑफ गैमिट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर आर विद इन द oogoneum, oogamous स्पीसीज। यानी कि इनमें जो गैमिट्स का यूनियन है वो या तो वाटर में होगा या तो oogoneum के अंदर होगा। और जो oogoneum के अंदर जिनमें गैमिट्स का यूनियन होता है ऐसा केवल oogamous स्पीसीज में होता है। इनमें जो गैमिट्स होते हैं वो पायरी फॉर्म होते हैं, यानी कि पीयर शेप के होते हैं, बियर्स 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनमें जो गैमिट होते हैं वो पीयर शेप के होते हैं और इनमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाया जाता है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। और ब्राउन एल्गी के कॉमन फॉर्म्स क्या हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। अब हम लोग पढ़ेंगे रोडोफाइसी।
द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी हैं इनको क्या बोलते हैं? रेड एल्गी। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड आर फाइक्रोइरिथ्रिन इन दियर बॉडी। इनका कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट आर फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है। आर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें फाइक्रोइरिथ्रिन नहीं, रोडोफाइसी में आर फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन। ज़्यादातर रेड एल्गी कैसे हैं? मरीन है। ब्राउन एल्गी कैसे थे? मरीन थे। ये भी ज़्यादातर मरीन है। मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर मरीन ज़्यादातर। और जो क्लोरोफाइसी था वो मरीन भी था और फ्रेश वाटर भी था। विथ ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। और ये वार्मर एरिया में इनका ज़्यादातर कंसनट्रेशन, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? वार्मर एरिया में पाए जाएंगे। दे आकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस एंड आल्सो एट अ ग्रेट डेप्थ इन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। ये सब कहाँ? ऐसे जगह पे भी पाए जाएंगे जहाँ पे लाइट पहुँच सकती है, जहाँ पे ज़्यादातर लाइट पहुँच सकती है वैसे जगह भी पाए जा सकते हैं। और ये वाटर के सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं, बहुत अंदर ओशन के, समुद्र के बहुत अंदर, जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट कर पाएगी वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये लोग। यानी कि ये सी में वहाँ भी पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, और ऐसे जगह भी पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँच पाएगी। बिना लाइट के भी ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि ये ऐसे जगह पे भी रहेंगे जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट कर पाएगी। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। और इनका जो रेड थैलाई होता है रेड एल्गी का, वो मल्टी सेल्यूलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके कुछ मेंबर्स में कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इनमें जो फूड स्टोर होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है बहुत ज़्यादा किसके? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, जो कि सिमिलर होता है स्ट्रक्चर वाइज किसके? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इसीलिए ग्रीन से हाईलाइट किया गया है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। जो रेड एल्गी होता है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। यहाँ पे दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। यहाँ पे मोटाइल गैमेट नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। केवल कैसे गैमेट्स होंगे? केवल कैसे गैमेट्स होंगे? नॉन मोटाइल। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस होता है, और जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट पाया जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप किस में पाया जाता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रेड एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? ऊगैमस टाइप का होता है, और जिसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। और रेड एल्गी के कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? पॉलीसिफोनिया, परफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अब हम लोग डायग्राम्स को थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम्स हम लोग अभी नहीं देखे हैं। जो ये वाला डायग्राम है ये वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, वॉल्वॉक्स। और ये डॉटर कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है, और ये पेरेंट कॉलोनी है। और वॉल्वॉक्स के कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम। क्या बोलते हैं? सीनोबियम। COENIBUM, COENOBIUM, सीनोबियम बोलते हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को। और ये जो डायग्राम है दूसरा वाला वो किसका है? यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। किसका है? यूलोथ्रिक्स का। और ये जो 3 डायग्राम दे रखे हैं ये हैं ब्राउन एल्गी के, और नीचे के 2 डायग्राम किसके दे रखे हैं? रेड एल्गी के, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया के। अब हम लोग सबसे मेन जो फ्लो चार्ट है वो देख लेते हैं। जो क्लोरोफाइसी होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें पिगमेंट कौन सा होता है? A और B। और इसमें फूड स्टोरेज क्या होता है? स्टार्च। और यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट भी फूड स्टोर होता है, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। और इनमें सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, और किस चीज़ से बनी होती है? पेक्टोज से। और इनर में सेल्यूलोज होता है, आउटर में पेक्टोज। और यहाँ पे फ्लैजेला 2 से लेके 8 तक हो सकती हैं, और सब की सब इक्वल होती हैं। और इनका पोजीशन कैसा होता है? एपिकल। ये एपिकल होती हैं इनका पोजीशन, यानी कि सबसे एपेक्स पे पाई जाती है फ्लैजेला, और फ्लैजेला का नंबर 2 से 8 हो सकता है। और इनका हैबिटेट कैसा है? इनका हैबिटेट ये फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती हैं, और ये साल्ट वाटर में भी, और ये ब्रैकिस वाटर में भी पाई जा सकती हैं। अब ये ब्रैकिस वाटर क्या होता है? ब्रैकिस वाटर का मतलब ऐसा वाटर
जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा लेकिन साल्ट वाटर से कम होता है, यानी कि इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें कि साल्ट का कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट हो, बीच का कंसंट्रेशन हो, फ्रेश वाटर से ज़्यादा हो लेकिन साल्ट वाटर से कम हो, ऐसे वाटर को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो जो इनमें हैबिटेट होगा क्लोरोफाइसी में कैसा होगा? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाएंगे। अब बारी आई फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी कैसे होते हैं? ब्राउन एल्गी होते हैं, क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और सी, और इनमें होता है फ्यूकोजैंथिन। और इनमें फूड स्टोर्स कैसे होता है? मैनिनटॉल और लैमिनरिन, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और इनमें सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन का बना होगा, इनर सेलुलोज होगा, आउटर एल्गिन। और इनमें जो फ्लैजेला होती है वो पायरीफॉर्म या पियर शेप की होती हैं, जो कि 2 होती हैं और अनइक्वल साइज की होती हैं और लेटरली अटैच्ड होती हैं। और ये फ्रेश वाटर बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर कैसे होते हैं? ये साल्ट वाटर मरीन फॉर्म में पाए जाते हैं और ब्रैकिश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। अब रोडोफाइसी क्या है? रोडोफाइसी एक रेड एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल ए, डी और R5 पाया जाएगा, R5। और इनमें फूड जो स्टोरेज होगा वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। और यहाँ पे जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज का बना होगा, पेक्टिन का बना होगा और पॉलीसल्फेट स्टर्स का बना होगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी रोडोफाइसी में किसी भी तरह का फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और ये जो इनका हैबिटेट है रोडोफाइसी का, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? साल्ट वाटर के हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।